नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का इस सम्मेलन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान और पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उप विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकारों पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा। जस्टिस अरुण कुमार ने सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। जस्टिस अरुण कुमार ने कहा कि वैश्वीकरण के युग में तमाम देशों का आपस में सहयोग जरूरी है ताकि मानव अधिकारों का संरक्षण बेहतरी से हो सके। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। कुछ विधेयकों पर संसद में चर्चा होगी और सरकार विधेयकों के पक्ष में अपनी बात रखेगी। वहीं लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक को नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। लोकसभा में इस बिल पर आज सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान होगा। वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य हैं, जो कुल 543 सदस्यों का 15% से भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रसन्नता जताई है और पीएम मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में दिया गया बयान हास्यास्पद है। महिला आरक्षण बिल पर मेघालय की मंत्री डॉक्टर अम्पारेन लिगदोह ने कहा कि वे बहुत खुश हैं। यह महिलाओं को मान्यता देने का सबसे अच्छा तरीका होगा जिसकी वे हकदार हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए जेईई, सीयूईटी, एनईईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया है कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीयूईटी परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कर्नाटक के मंत्री टीबी जयचंद्र, सांसद डीके सुरेश और सांसद जीसी चंद्रशेखर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और कावेरी जल मुद्दे पर चर्चा की।
देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा के जगत सिंहपुर में पारादीप बंदरगाह पर एक नाव पलटने के स्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है। नाव पर 8 लोग सवार थे, उनमें से 5 का पता लगा लिया गया है, 3 अभी भी लापता हैं। तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में राधा अष्टमी के त्योहार को लेकर बरसाने में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आईजी आगरा रेंज दीपक कुमार ने कहा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर पहुंचेंगे और आयोजन सकुशल संपन्न होगा। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी द्वारा श्रीनगर में आयोजित 2 दिवसीय लोक उत्सव में भाग लिया। आज रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1985 में रेलवे सुरक्षा बल को संघ के एक सशस्त्र बल यह दर्जा दिया गया था। रेलवे की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल का गठन वर्ष 1957 में हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरपीएफ जवानों को रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि देश हित में उनका योगदान अमूल्य है। ओडिशा के भुवनेश्वर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर G20 थीम पर बनाए गए गणेश पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं गुजरात में सूरत पुलिस की साइबर सेल ने साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने का संदेश देते हुए भगवान गणेश का पंडाल तैयार किया है। महाराष्ट्र के पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने 35,000 से अधिक महिलाओं ने गणेश उत्सव पर गणपति अथर्वशीष्ट पाठ किया। तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मदुरै जिले में विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। मदुरै के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 दुकानों को सील भी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कृषि से जुड़े नुआखाई के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस पावन पर्व पर लोग धान की कटाई की खुशी मनाते हैं। यह त्योहार हमें भाईचारे और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। नई दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत किसानों का ऋणी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत कृषक समुदाय और कृषि क्षेत्र ने ही देश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल किसान क्रेडिट कार्ड पहल को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का सहयोग देती है। तोमर ने कहा कि किसान ऋण पोर्टल किसानों को पारदर्शिता और तेज गति से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का उद्देश्य किसानों को निर्बाध ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। भारतीय मानक ब्यूरो सरकारी संस्थानों में मानक कक्षाएं स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस सुविधा की शुरुआत की है। सरकारी कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नकद लिए बिना ही मिल सकेंगी। महाराष्ट्र में नासिक जिले के प्याज व्यापारियों ने आज से प्याज की नीलामी पर रोक लगाने की धमकी दी है। ये व्यापारी निर्यात शुल्क बढ़ाने, पूरे देश में समान आढ़त और नेफेड तथा एनसीसीएफ द्वारा प्याज की खरीद का विरोध कर रहे हैं। नासिक देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है। यहाँ 17 कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं और व्यापारियों की हड़ताल से प्रतिदिन लगभग 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से की।
सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24 श्रृंखला 2 का निपटान आज किया जाएगा। इसे 11 से 15 सितंबर 2023 की अवधि के लिए खोला गया था। OECD की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर 2023 में 6.3% और 2024 में 6% रहने का अनुमान है। यह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। सरकार 28 नई थोक मंडियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच ई-नेम से जोड़ने जा रही है, जिससे देश में ऐसी मंडियों की कुल संख्या 1389 हो जाएगी। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को 3 साल के लिए HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। उनकी यह नियुक्ति 27 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2023 में 9 महीने से भी कम समय में 1 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में 10,37,011 EV वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एथेनॉल मिश्रण और बायोगैस को जानने के लिए जल्द ही केन्या, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत आएंगे। ये अफ्रीकी देश भारत की ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पहल को अपने देशों में लागू करने के इच्छुक हैं। सीबीआई ने मुंबई की कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ के साथ 975.08 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वह देश में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कृत्रिम मेधा यानी AI के उपयोग पर काम कर रही है। रिलायंस जियो ने अपनी एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये सर्विस 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में मिलेगी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में बीते महीने अगस्त में 1028 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये गोल्ड ETF में 16 महीनों का रिकॉर्ड निवेश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने शांति योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस में रह रहे यूक्रेनी बच्चों को अपने ही देश से नफरत करना सिखाया जा रहा है। बच्चों से अपने परिवार वालों से सारे संबंध को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है।
जेलेंस्की ने कहा, हम बच्चों को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। बच्चों के बचपन के साथ इस तरह का खिलवाड़ स्पष्ट रूप से नरसंहार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन में खाद्य आपूर्ति के बारे में बात की। उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुई और यूक्रेनी बच्चों के बारे में बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर मध्य एशियाई नेताओं से मुलाकात की। बाइडेन ने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और ताजिकिस्तान के नेताओं से कहा कि जब राष्ट्र एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया अधिक सुरक्षित होती है। लगभग एक दशक से युद्ध की आग में जल रहे यमन में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने पहल की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। युद्ध के कारण यमन के लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यमन में 80% से अधिक लोग जीवन यापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हैं। अब तक हजारों निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाग में हमले किए। इन हमलों में 25 लोग मारे गए। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसमें मुख्यतः आर्मेनिया के नियंत्रण वाला नागोर्नो काराबाख क्षेत्र भी शामिल है। अजरबैजान इस क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, इसलिए उन्होंने यहां हमले तेज कर दिए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसमें मुख्यतः आर्मेनिया के नियंत्रण वाला नागोर्नो काराबाख क्षेत्र भी शामिल है। अजरबैजान इस क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, इसलिए उन्होंने यहां हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले काराबाग में बारूदी सुरंगों के विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों को लेकर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया था। बारूदी सुरंगों के विस्फोट में मारे गए सभी लोग अजरबैजान के नागरिक थे। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में बड़े सुधारों का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को फिर से डिजाइन करने का आग्रह किया। एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। इसमें विकासशील देशों को हरित ऊर्जा स्रोत स्थापित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी शामिल है। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 रही है। न्यूजीलैंड की भूकंप एजेंसी जियोनेट के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार को न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर भूकंप के झटके लगे हैं। हालांकि इस दौरान जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यह इस साल का सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 78वीं बैठक को संबोधित करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने रूस को पिछले 1 साल से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया। ओलाफ स्कोल्स ने जर्मन चांसलर ने कहा, रूस द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन के लिए जर्मनी ने पिछले सप्ताह की 400 मिलियन यूरो की सहायता राशि देने का फैसला किया है। हालांकि युद्ध के कारण यूक्रेन जर्मनी से मिसाइलों की आपूर्ति की मांग कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। खिलाड़ियों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 खिलाड़ियों को सहायता राशि प्रदान की। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत विकास नरवाल, अनिल कुमार, संजना, सुनील जोशी और दिनेश राजशेखरन को सहायता राशि दी। एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत 23 सितंबर से होगी। उससे पहले कुछ खेलों की स्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। कल खेले गए वॉलीबॉल के पहले मैच में भारत ने कंबोडिया को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की थी। भारतीय टीम ने पूल सी के मैच में कंबोडिया को 25-14, 25-13, 25-19 से पराजित किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एशियाई खेलों में ही भारतीय फुटबॉल टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप ए में भारतीय टीम को चीन ने 5-1 से हरा दिया। थाईलैंड में चल रहे AFC अंडर 17 के क्वालीफायर में भारतीय महिला टीम की शुरुआत खराब रही। फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया के हाथों 0-8 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के शुरू होने में बस कुछ दिन का ही समय बचा है। इससे पहले आज पुरुष विश्व कप के आधिकारिक एंथम को लॉन्च किया गया। इस एंथम के बोल हैं दिल जश्न बोले, जिसे तैयार किया है प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने। इस एंथम में बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह नजर आएंगे। ICC ने ताज महिला वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। नवीनतम रैंकिंग में स्मृति मंधाना 708 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं। ICC द्वारा जारी ताजा महिला वनडे रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर एक स्थान के फायदे के साथ छठे स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं नवीनतम रैंकिंग में शेफाली वर्मा को भी फायदा हुआ है। वे 2 स्थान सुधार के साथ 44वें से 42वें स्थान पर पहुंच गई हैं। साथ ही दीप्ति शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़ ने अपने आप को बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में रखा है। दीप्ति 9वां तो राजेश्वरी ने अपना 10वां स्थान बरकरार रखा है। भारत की युवा निशानेबाज निश्चल ने ISMF विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। निश्चल ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत को उसका दूसरा पदक दिलाया। यह उनका सीनियर स्तर पर पहला विश्व कप था। भारत के 16 सदस्यीय दल ने रियो विश्व कप में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। अंबानी परिवार ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर एंटीलिया में पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर राजनेता, पुलिस अधिकारी और बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हुई। अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी मनाते हुए अपने घर की तस्वीरें पोस्ट की, जहां वह अपने माता पिता और दादा दादी के साथ त्योहार मनाती नजर आई। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, घर में स्वागत है बप्पा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गणेश चतुर्थी मनाते हुए अपने परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। अजय देवगन ने भी अपने सोशल मीडिया परिवार को बेहद खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद मांगते हुए अपनी एक रील पोस्ट की। कैप्शन में लिखा, हर दिन का शुभारंभ हो बप्पा के आशीर्वाद के साथ। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 883.68 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। महज 11 दिनों के अंदर ही फिल्म ने 800 करोड़ के क्लब में शामिल होने का कीर्तिमान हासिल किया। पोन्नियिन सेल्वन की भारी सफलता के बाद अभिनेता कार्ति अब राजू मुरुगन की एक्शन फिल्म जापान की रिलीज के लिए भी तैयारी में लग गए हैं। जापान के टीजर ने लोगों में रोमांच पैदा कर दिया है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा उदयपुर में अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर को पंजाबी रीति रिवाज से शादी की जाएगी। दिल्ली में चड्ढा परिवार में शादी से पहले ही जश्न शुरू हो गया है। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी विवादों से घिर चुकी है। फिल्म पर आरोप लग रहे हैं कि यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए बनाई जा रही है। कंगना रनौत ने विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि फिल्म इमरजेंसी न तो कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए बनाई जा रही है और न ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रिलीज किया जाएगा। कंगना ने इसे इंदिरा गांधी के लिए एक श्रद्धांजलि बताया। स्टार आकांक्षा रंजन कुमार की 30वीं जन्मदिन की पार्टी पर कई बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा रहा। आलिया भट्ट, अतिया शेट्टी, वाणी कपूर समेत कई अन्य लोग इसमें शामिल हुए।
और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।